हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है हृदय से रक्त का पूरे शरीर में जाना और पूरे शरीर से रक्त का हृदय तक आना। इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोस्तों, इसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। तो यहां हम लिख रहे हैं दोस्तों इसको। एक एक बिंदु दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे, वैज्ञानिक विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। एक बार फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। यानी कि ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि पूरी बॉडी में रक्त यानी कि पूरे शरीर में रक्त किस तरह से घूमता है, किस तरह से कार्य करता है, और इसमें आने वाले जो भी घटक हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र में जितने भी घटक काम आएंगे, जितने भी घटक सहायक होते हैं, उनको लिखते हैं और एक एक घटक को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परिसंचरण तंत्र के घटक। परिसंचरण तंत्र के घटक, परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो कुछ इस तरह से हम उनके घटकों को लिखते हैं। दोस्तों, 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? 4। पहला है हृदय, उसके बाद धमनियां यानी कि ये रक्त वाहिकाएं होती हैं, दूसरे नंबर का धमनियां। तीसरे नंबर का है सिराएं, ये भी रक्त वाहिकाएं होती हैं। और चौथे नंबर का है रक्त। यानी कहने का मतलब यह है कि परिसंचरण तंत्र के जो घटक हैं जिनसे मिलकर परिसंचरण तंत्र बनता है, उसमें कौन कौन से घटक हैं? हृदय है, धमनियां हैं, सिराएं हैं और रक्त है। वैसे दोस्तों, यहां पर जो तंत्र शब्द यूज होता है उसका क्या मतलब है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तंत्र शब्द हमने काफी जगह यूज किया है। जैसे इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र होता है, तंत्र का तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। यानी कि यहाँ पर ये तंत्र शब्द क्यों लगाया जाता है? तो तंत्र शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर देखो हमने तंत्र के स्थान पर क्या लिखा है? सिस्टम लिखा है। क्या लिखा है? सिस्टम। तो सिस्टम से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम सिस्टम एक कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर के घटक होते हैं, जैसे कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं, एक तो उसमें मॉनिटर होता है, दूसरा उसमें सीपीयू होता है, उसके अलावा हम उसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और अगर हम चाहें तो साउंड के लिए हम स्पीकर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से एक सिस्टम बन जाता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के सिस्टम में क्या होता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और एक्स्ट्रा लगाएं तो हम स्पीकर भी होता है। यानी कि 4-5 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। उसी तरह से हर एक तंत्र यानी कि पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में जितने भी भाग सहायक होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पाचन तंत्र में, एक तो जीव है यानी कि मुख गुहा है, फिर उसके बाद ग्रासनली है, फिर आमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सभी क्या है? पाचन तंत्र घटक हैं। उसी तरह से कंकाल तंत्र के भी घटक होते हैं। श्वसन तंत्र के घटक देखे थे हमने, जैसे श्वसन तंत्र के घटकों में क्या देखा था? एक तो हमने नासा मार्ग देखा था, ग्रसनी देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने फेफड़े देखे थे। तो ये किसके भाग थे? ये भाग थे श्वसन तंत्र के। इसी तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त को बॉडी में घूमने के लिए
कौन कौन से घटक होते हैं वो इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये तंत्र शब्द उपयोग क्यों होता है। तंत्र शब्द का उपयोग इसलिए होता है कि किसी भी क्रिया को करने के लिए दो चार घटक मिलकर उसे साथ मिलकर क्या करते हैं, उस क्रिया को संपन्न करते हैं या पूरी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हृदय, धमनियां, शिराएं, रक्त किसके घटक हो गए, ये हो गए परसंचरण तंत्र के घटक। अब हम एक एक से इनके बारे में लिखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लेते हैं, सबसे पहले पहला घटक लेते हैं हृदय। पहला घटक लेते हैं हृदय। हृदय के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों हम इनको एक एक से लिखते हैं। जैसे सबसे पहली बात हृदय की यह है कि इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। फर्स्ट बात लिख ली। दूसरी बात, यह हमारा सबसे व्यस्त अंग है। सबसे व्यस्त यानी कि सबसे बिजी अंग है, व्यस्त अंग है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो ये क्या करता है, इसका काम है, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है। रक्त को पंप करना है। रक्त को पंप करना मतलब रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजना है। जिस तरह से दोस्तों कूलर में पानी का जो पंप होता है, जिससे पानी कूलर में ऊपर तक पहुंचता है पाइप के द्वारा, तो वो क्या करता है, वो पंप पानी को ऊपर तक भेजता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में जो हृदय होता है वो किसकी भांति कार्य करता है, एक पंप की भांति कार्य करता है। किसको पंप करता है, वो रक्त को पंप करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये हमारे शरीर में हृदय होता है, वहां पर कूलर में पंप होता है। कूलर में पानी को पंप किया जाता है और हमारे शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। उसके बाद इसके और भी तथ्य हैं दोस्तों। यह सामान्य अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। धड़कता है। दोस्तों हृदय के बारे में जितने भी मैं पॉइंट लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं कि सामान्य अवस्था में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये 72 बार धड़कता है। लेकिन जो भी लिखने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भ्रूण अवस्था में ये 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। दोस्तों भ्रूण क्या होता है, भ्रूण होता है एक मां के पेट में जब किसी बच्चे का शरीर बनना शुरू हो जाता है तब उसमें जो धड़कन होती है वो 150 बार प्रति मिनट होती है। उसके बाद दोस्तों और हम लिखते हैं इसमें, यहां पर क्या है, धड़कना, यानी कि इसकी जो धड़कन होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये धड़कन कैसे बनती है, तो इसमें दोस्तों रक्त को जब पंप किया जाता है और फिर रक्त शरीर से द्वारा से हृदय में आता है तो उसको क्या कहते हैं, जब रक्त पंप किया जाता है उसे कहते हैं संकुचन। संकुचन यानी कि
सिस्टोल और सिथलन, सिथलन यानी कि डायस्टोल, यानी कि संकुचन यानी कि सिस्टोल और सिथलन यानी कि डायस्टोल, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धड़कन, धड़कन। और इसकी जो आवाज होती है, धड़कन की जो आवाज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों लव डव। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य के हृदय में जो धड़कन होती है, धड़कन का जो साउंड होता है या फिर धड़कन की जो आवाज होती है वो किस तरह की होती है, वो होती है लव डव। यानी कि दोस्तों जब हृदय रक्त को क्या करता है, बॉडी में भेजता है, तो क्या होता है, संकुचन होता है, और तब कैसी आवाज आती है, लव। और जब डायस्टोल होता है यानी कि द्वारा से हृदय में आता है रक्त, तब कैसी आवाज आती है, डव। यानी कि हृदय की आवाज कैसी है, लव डव की आवाज है। तो दोस्तों हमने हृदय के बारे में 5-6 मुख्य बातें लिख ली। अब बात करते हैं दोस्तों धमनियां और सिराओं के बारे में। धमनियां और सिराओं के बारे में तो अभी यहां पर दूसरी हेडिंग डालते हैं। मैं दोस्तों इनको दोनों को मिला के लिख रहा हूं, धमनी और सिराओं को मिला के हम लिख रहे हैं यहां पर दोस्तों रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं, धमनियां और सिराएं। तो दोस्तों धमनियों में क्या होता है, धमनियों में हमेशा रक्त शुद्ध रहता है। क्यों रहता है शुद्ध, क्योंकि धमनियों में जो रक्त रहता है वो उसमें ऑक्सीजन गैस मिली रहती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिस रक्त में ऑक्सीजन गैस मिली रहती है वो रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। और अशुद्ध रक्त वो होता है जो शरीर में घूमने के बाद उसमें क्या मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, वो रक्त होता है अशुद्ध। तो सीधी सी बात यह है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इसमें बहने वाला रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस मिली रहती है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें बहने वाला रक्त जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है। धमनियों में वो रक्त बहता है जो हृदय उसे पंप करता है शरीर में, और सिराओं में वो रक्त बहता है जो शरीर से हृदय तक आता है। तो इनको क्या कहते हैं, हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। यहां हम देखते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, यहां देखो फिर बता रहा हूं मैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं सब बातें नहीं लिख सकता, साथ ही साथ नोट कर लेना। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय के द्वारा शरीर में पंप किया जाता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जो शरीर से हृदय तक आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर कुछ अपवाद हैं, जैसे पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। ये दोस्तों याद करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर धमनी शब्द यूज हो रहा है लेकिन उससे पहले पल्मोनरी धमनी यूज हो रहा है, तो इसमें कौन सा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है। और दूसरा है पल्मोनरी सिरा, यानी कि सेम इसका उल्टा, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमें यहां याद रखना है, धमनियों में शुद्ध बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध बहता है, सिराओं में अशुद्ध बहता है लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध बहता है। इसमें जितनी भी बातें लिखी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है ये। अब यहां पर दोस्तों हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम रक्तदाब। क्या लिखते हैं, रक्तदाब। तो लेकिन रक्तदाब से पहले हम लिखेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में, रक्त के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ पर रक्त वाहिकाएं लिखी हैं धमनियां और सिराओं के स्थान पर, और धमनियों के बारे में और सिराओं के बारे में मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, केवल जो अपवाद लिखे हैं उनके वो लिखे हैं। यहाँ पर
जो मैंने तुम्हें बताए थे वीडियो से क्या कर लेना, नोट कर लेना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। रक्त का क्या कार्य रहता है, तो परिसंचरण तंत्र में रक्त का कार्य क्या रहता है, रक्त का मुख्य कार्य है हृदय से जो ऑक्सीजन गैस जो फेफड़ों से हृदय में पहुंचती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस युक्त रक्त को हृदय से कहां पर भेजा जाता है, शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रक्त का काम है ऑक्सीजन गैस को ले जाना शरीर में यानी कि कोशिकाओं तक, ऊतकों तक और अंगों तक। ठीक है, और फिर उसके बाद उस गैस का जो भी है उसका यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हृदय तक लाना, जिससे फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो रक्त का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन गैस को और हार्मोन्स को बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। हम यहां बात करते हैं दोस्तों, यहां पर रक्त दाब की बात करते हैं। किसकी, रक्त दाब की। तो सामान्य रक्त दाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg। 120 से 80, तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर 120 से 80 मैं अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूं। यहां जो हमने लिखा है सिस्टोल, तो सिस्टोल यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी हृदय संकुचित होता है तो वो क्या करता है, रक्त को बॉडी में भेजता है, और जब रक्त को बॉडी भेजता है तब उसका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120 रहता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है शिथिलन यानी कि डायस्टोल, और ये कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, शरीर से रक्त जब हृदय तक आता है तब उसे क्या कहते हैं, शिथिलन कहते हैं। और उसका जो रक्तदाब रहता है वो कितना रहता है, 80 रहता है। यानी कि जब संकुचन क्रिया होती है तब रक्तदाब अधिक रहता है 120, और जब शीतलन यानी कि डायस्टोल होता है तब रक्तदाब क्या होता है, कम होता है यानी कि 80 होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से 80 mmHg। mmHg का मतलब क्या है, मिलीमीटर, और यह होता है दोस्तों मरकरी यानी कि जब भी हम इसे मापते हैं तो वो जो रक्तदाब दिखाई देता है वो हमें पारा में दिखाई देता है, जो पारा ऊपर चढ़ता है ना उसमें दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, mmHg कहते हैं। और जिससे रक्तदाब को मापते हैं दोस्तों, जिससे रक्तदाब को मापते हैं उस मीटर का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों ये नाम भी पूछा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों ये क्या है, ये है रक्त दाब को मापने वाला मीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों याद कर लेना इसे, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है दोस्तों कि जब हृदयघात कब होता है, यानी कि हार्ट अटैक किसी को कब आता है, तो वैसे तो हार्ट अटैक आने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन उन सभी रीजनों में से एक धमनी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी कहते हैं दोस्तों, कोरोनरी धमनी कहते हैं इसे। कोरोनरी धमनी, यह दोस्तों जो धमनी है इसका कार्य क्या है, इस धमनी का कार्य है हृदय के मांसपेशियों तक रक्त को लाना। यानी कि हृदय को काम करने के लिए, हृदय को जीवित रहने के लिए भी उसमें रक्त की आवश्यकता होती है, और जिस धमनी से हृदय में रक्त आता है, हृदय में यानी कि हृदय की मांसपेशियों में रक्त आता है, वो धमनी होती है कोरोनरी धमनी। जब भी इस कोरोनरी धमनी में कोई रुकावट आ जाती है तो क्या होता है दोस्तों, कोरोनरी धमनी में रुकावट के कारण हृदयघात होता है। यानी
कोरोनरी धमनियों को रुकावट आ जाती है, यानी कि हृदय तक जो रक्त आता है उसकी मांसपेशियों के लिए, अगर उस धमनियों की रुकावट आ जाती है तो उससे क्या होता है, हृदयघात होता है। उस धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, जानते होंगे सभी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो हमने क्या देख लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र देख लिया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब और किसने की, तो खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हृदय है, धमनियां हैं, स्राय हैं। इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, क्योंकि इनमें रक्त बहता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों रक्त। लेकिन सबसे पहले हमने हृदय के बारे में लिखा है। हृदय, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह हमारा सबसे व्यस्त अंग है। इसका मुख्य कार्य हृदय को पंप, इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, रक्त को पंप करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। उसके बाद यह सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि कोई नॉर्मल अवस्था में है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन भ्रूण अवस्था में या भ्रूण अवस्था में 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। भ्रूण अवस्था का मतलब होता है जब कोई जीव, यानी कि जब मनुष्य मां के पेट में होता है और वो भ्रूण अवस्था में होता है, तब उसका हृदय 150 बार धड़कता है 1 मिनट में। संकुचन और शीतलन क्या होता है दोस्तों, जब हृदय रक्त को पंप करता है बॉडी में तो क्या होता है, वो संकुचित होता है, ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टोल। और जब रक्त बॉडी से हृदय में आता है तो क्या होता है, वो फैलता है, उसे क्या कहते हैं, शीतलन, यानी कि डायस्टोल कहते हैं। इन दोनों की क्रिया को मिला के हम क्या कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। और हृदय की धड़कन की जो आवाज होती है वो होती है लव-डव की, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाओं को मैंने डायरेक्टली यहां से बता दिया तुम्हें। रक्त वाहिकाएं यानी कि धमनियां, धमनियों में बहने वाला जो रक्त है वो होता है शुद्ध रक्त, और सिराओं में बहने वाला जो रक्त है वो होता है अशुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद के रूप में मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा दिया है, पल्मोनरी धमनी में बहने वाला जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी सिरा में बहने वाला जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों रक्त। तो रक्त का मुख्य कार्य हमने देखा, रक्त का मुख्य कार्य है ये शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व और हार्मोन्स को हर कोशिका ऊतक और अंगों तक पहुंचाता है। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा दोस्तों, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg, और इसको मापने वाला जो मीटर होता है वो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों हृदयघात क्यों होता है, यानी कि हार्ट अटैक क्यों आता है, तो हृदय की पेशियों के लिए, यानी हृदय पेशियों का मतलब होता है जिससे मिलकर हृदय बना है, यानी कि जिस पेशी से हृदय बना है उस पेशी को जीवित रखने के लिए इसमें क्या आता है, रक्त आता है। और वो किस धमनी के द्वारा आता है, वो आता है कोरोनरी धमनी के द्वारा। जब इस कोरोनरी धमनी में कोई रुकावट आती है तो वहां पर रक्त नहीं पहुंच पाता है, यानी कि वहां पर रक्त का संचार रुक जाता है और हार्ट अटैक आता है, यानी कि हृदयघात होने के खतरा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू।